नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। कहा, श्रीराम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं। अयोध्या वासियों सहित समस्त देशवासियों ने इस अवसर को उत्सव की तरह मनाया। पिछले एक वर्ष में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वहां विकास हुआ है और लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ी है। देश में कोविड से एक दिन में 51,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में रेड अलर्ट। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत की परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के सामूहिक संकल्प की शक्ति के प्रतीक के रूप में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एकत्र लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस समारोह के साथ ही अयोध्या में आज से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन राम जन्मभूमि को विध्वंस और निर्माण के चक्र से मुक्ति का दिवस है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। विभिन्न भाषाओं में लिखी गई अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीराम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम सभी धर्मों के लिए शक्ति और एकता के प्रतीक हैं। अयोध्या में अपने ऐतिहासिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समूचे देश के लिए ये एक भावनात्मक क्षण है और राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अवसर खुलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। भूमि पूजन समारोह दोपहर 12:30 पर प्रारंभ हुआ और 12:45 पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक गुरु और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित हुए। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से पवन सिंघल और महेश भागचंदका भी समारोह में उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष भूमि पूजन समारोह में मुख्य यजमान थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पारिजात का पौधा लगाने के बाद भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ऐसा सपना था जो 5 सदियों के बाद पूरा हुआ है, जिससे जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अयोध्या वासियों सहित समस्त देशवासियों ने इस अवसर को उत्सव की तरह मनाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर के विधि सम्मत निर्माण से भारत की सामाजिक समरसता का प्रमाण मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये मंदिर परिसर राम राज्य के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सत्य और नैतिकता संबंधी विचारों का प्रतीक बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अयोध्या नरेश के रूप में श्रीराम ने एक ऐसा जीवन जिया जो सबके लिए अनुकरणीय है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के परिवार के सदस्यों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया है। उपराष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती एम उषम्मा नायडू ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए पीएम केयर्स फंड में 5 लाख रुपए का चेक भेजा है। 5 लाख रुपए का एक अन्य चेक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को भी भेजा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शताब्दियों से विश्व के हिंदुओं के विश्वास का प्रतीक रहा है। अपने ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करने का महान कार्य किया है। अपना आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह शानदार मंदिर श्री मोदी की सरकार के सशक्त और निर्णायक नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से देश और विदेश में लोग बेहद खुश हैं। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब देश का माहौल बदल गया है और अब ये समझा जा रहा है कि जटिल से जटिल समस्या का भी शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होना राम कथा का एक नया अध्याय है। एक ट्वीट में श्री निशंक ने कहा कि करोड़ों लोग 5 सदियों से इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संवैधानिक तरीके से ये सपना पूरा किया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवादास गांगुली ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से किसी समुदाय के किसी व्यक्ति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आज ढाका में एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से संबंधित उच्चतम न्यायालय का आदेश देश की एकता और समावेश की भावना का परिचायक है। रीवादास गांगुली ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के न्यायालय के निर्णय को सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ स्वीकार किया है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक विकास, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम कर सकी है। पिछले 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस अवधि में जम्मू कश्मीर में 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 5 नर्सिंग कॉलेज, 1 मेडिकल कॉलेज और 1 कैंसर अस्पताल स्थापित किया है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से वर्षों से जारी संघर्ष समाप्त हो गया है। गांधीनगर में अपने निवास स्थान पर अयोध्या से भूमि पूजन समारोह का लाइव टेलीकास्ट देखने के बाद श्री रूपाणी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने आधिकारिक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि गुजरात के अनेक लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा में योगदान कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गुटों में नए लोगों के शामिल होने की संख्या में कमी आई है तथा विभिन्न आतंकी गुटों के अनेक सक्रिय कमांडर अलग थलग होकर रह गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहां कानून और व्यवस्था कायम हुई है और लोगों में भय और अराजकता का माहौल खत्म हुआ है। पथराव की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। साल 2019 एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पहली बार ब्यूरो द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामलों में संज्ञान लिया गया और कुछ मामलों की जांच रिकॉर्ड समय में पूरी की गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ अवैध नियुक्तियों से संबंधित 4 चालान पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के समक्ष पेश किए गए ताकि आरोपियों की जांच की जा सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में ब्यूरो ने पिछले साल 73 FIR दर्ज की, जिसमें जम्मू संभाग में 40 और कश्मीर संभाग में 33 मामले शामिल हैं। इस दौरान 29 मामलों को अदालत में पेश किया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2019 में 11 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2018 में 8 मामले ही दर्ज किए गए थे। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन और 35A हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए जाने का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये संतोष और उत्साह का विषय है कि वर्ष के पहले 6 महीने में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और कानून व्यवस्था से जुड़ी केवल 14 घटनाएं हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से लेकर अब तक कश्मीर घाटी में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। पिछले वर्षों के मुकाबले में अभी तक इस वर्ष कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही और किसी भी हिंसक प्रदर्शन में किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। इससे ये बात साफ है कि घाटी के नौजवानों को इस बात का एहसास होने लगा है कि बेकार के झगड़ों में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस साल कुल मिलाकर छोटी मोटी 14 घटनाएं हुई है और ये संख्या भी पिछले वर्षों के मुकाबले में बहुत कम है। इससे भी ये साफ हो जाता है कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में एक बदलाव आया है। आज घाटी में पत्थर मारने की घटनाएं नहीं हो रही हैं और घाटी का नौजवान IAS और अन्य परीक्षाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से RK रैना। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35A हटाते हुए राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय की पूर्व संध्या पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मीडिया घरानों से पत्रकारों की एक संयुक्त टीम ने इस अवधि में केंद्र शासित प्रदेश में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लोलाब क्षेत्र का दौरा किया। इन पत्रकारों में टाइम्स ऑफ इंडिया से भारती जैन, दैनिक जागरण से नीलू रंजन, INS से रजनीश कुमार, हिंदुस्तान टाइम्स के पंकज पांडे, दूरदर्शन से रमा त्यागी, PIB से अमनदीप, PTI से अंचितो, दैनिक भास्कर से पवन कुमार और ANI से मोहम्मद अफजल शामिल थे। इस यात्रा के दौरान कुपवाड़ा के अपर उपायुक्त नजीर अहमद ने लोलाब के SDM एजाज अहमद ने पत्रकारों को विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पत्रकार विभिन्न स्थानों पर गए, जिनमें खुमरियाल पुल, वावूरा का चोपड़ा क्रेवल सेंटर शामिल हैं। पत्रकारों ने सोगाम में SDH राजकीय डिग्री कॉलेज और सेब उद्यान का भी दौरा किया।
वो जैविक वनस्पति गांव गुशी हटमौला और ड्रगमुल्ला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सोजनी केंद्र भी गए। पत्रकारों द्वारा प्राप्त की गई जानकारी अगले कुछ दिनों में मीडिया में सामने आने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कृषि पैदावार, बागवानी और सहकारिता विभागों के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने प्रशासन द्वारा गठित त्वरित भर्ती समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। ये समिति केंद्र शासित प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बनाई गई है। बैठक में करीब 1200 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती का काम विभिन्न एजेंसियों को सौंपने पर विचार किया गया। श्री नवीन कुमार चौधरी ने ये रिक्तियां तत्काल आधार पर भरने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर के राजभवन में वार्षिक एट होम समारोह इस वर्ष आयोजित नहीं किया जाएगा। ये निर्णय केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों और स्वास्थ्य देखभाल विभाग के नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। लेह में अति संवेदनशील केबीआर हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंपी गई है। एक प्रतीकात्मक समारोह में लद्दाख पुलिस इंस्पेक्टर जनरल एसडी खंडारे ने लेह हवाई अड्डे की सुरक्षा चाबी सीआईएसएफ को सौंपी। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला और सीआईएसएफ के महानिदेशक राजेश रंजन उपस्थित थे। श्री राजेश रंजन ने कहा कि देश में 140 प्रचालित हवाई अड्डों में यह 64वां हवाई अड्डा है जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली है। लेह हमारा 64th एयरपोर्ट है जहां सीआईएसएफ को इंडक्ट किया गया और इसके पूर्व हम श्रीनगर और जम्मू में इंडक्ट हुए हैं। तो ये तीनों एयरपोर्ट्स हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं। ये क्षेत्र भी एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस एरिया में जो भी एयरपोर्ट लोकेटेड है उनको हाइपर सेंसिटिव माना गया है और ऐसे एयरपोर्ट की सुरक्षा का भार अगर सीआईएसएफ को दिया गया है, सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के सुरक्षा विभाग से संबद्ध कार्यकारी निदेशक कैप्टन राजके मलिक ने कहा कि जहां तक हवाई अड्डों की सुरक्षा का सवाल है, प्राधिकरण नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के दिशा निर्देशों का पालन करता है। सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक एमए गणपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती आईजी दीपम सेठ और लेह हवाई अड्डे की निदेशक सोनम नुरबू भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। कहा, श्रीराम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं। अयोध्या वासियों सहित समस्त देशवासियों ने इस अवसर को उत्सव की तरह मनाया। पिछले एक वर्ष में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वहां विकास हुआ है और लोगों में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना बढ़ी है। देश में कोविड से एक दिन में 51,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर में रेड अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान अब तक के सबसे अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक दिन में कुल 51,706 मरीज स्वस्थ हुए, जो भारत में कोविड-19 के आरंभ से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 67.19% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,82,215 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 14 दिनों में स्वस्थ होने वालों की दर 63.8% तक पहुंच गई है। जांच के नमूनों की संख्या में लाई गई तेजी तथा अस्पतालों की व्यवस्था को बढ़ाने के कारण पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत 63% से बढ़कर 67% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 52,509 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कोविड मरीजों की संख्या 19,08,254 हो गई। इनमें से 5,86,244 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 857 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 39,795 हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.08% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कुल 2,14,04,02 नमूनों की कोविड जांच की गई है।
कल देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 6,19,652 नमूनों की जांच की गई। आज लगातार दूसरे दिन भी देश में कोविड-19 के 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इस समय देश में 1,366 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इनमें से 920 सरकारी और 446 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। केरल में कोविड संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज वहां 1,195 नए मामले सामने आए। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि इनमें से 971 मामले संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से हुए हैं। राज्य में 7 और लोगों के मरने से वहां होने वाली मौतों की संख्या 94 हो गई है। अब तक 1,234 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,492 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य केरल में अगले 4 दिनों में भारी वर्षा की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राहत और बचाव की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना वायरस के संक्रमण के 286 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। 1,721 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि 109 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक वहां इस रोग से 4,432 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,646 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 65 रोगियों की मृत्यु हो गई। मेघालय में आज कोविड-19 के 22 नए मामलों का पता चला, जिससे राज्य में कुल मिलाकर 595 लोग संक्रमित हुए। स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर अमन वार ने बताया कि 22 नए मामलों में से 19 ईस्ट काशी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये सभी रोगी मेघालय के आम निवासी हैं। वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में सीमा सुरक्षा बल का एक जवान भी संक्रमित पाया गया है। इसी जिले में 2 आम नागरिक भी संक्रमित हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स के डॉक्टर नंद कुमार ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोग घर पर रहें, अपना समय परिवार के साथ बिताएं और योगासन करें। Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional need of the family. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निदेशक डॉक्टर एन माथुर इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नागालैंड में आज कोरोना के 93 नए मामले दर्ज हुए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,498 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के दैनिक कोविड-19 बुलेटिन में बताया गया है कि 93 नए मामलों में से 88 दीमापुर और 5 कोहिमा के हैं। इनमें सशस्त्र बल के 59, बाहर से राज्य में आए 14, संपर्क के कारण 19 और एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संक्रमित हुआ है। आज और 26 रोगी स्वस्थ हुए। बिना लक्षण वाले रोगियों की संख्या 1,804 हो गई है। 685 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और आज 2 और लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 6 हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों में वितरण के लिए 3 महीने के वास्ते भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के डिपो और केंद्रीय पूल से करीब 118 लाख टन अनाज उठाया है। इतना ही नहीं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल से जून की अवधि में आवंटित अनाज में से 111,52,000 टन अनाज लाभार्थियों में वितरित किया है। एफसीआई के अनुसार आवंटित अनाज का 93.5% वितरित किया गया। अप्रैल और मई में हर महीने 75 करोड़ लाभार्थियों में
37,50,000 टन अनाज वितरित किया गया। जून महीने में 73 करोड़ लाभार्थियों को 36,54,000 टन अनाज वितरित किया गया। मार्च महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3 महीने के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जलीय मौसम संबंधी जोखिमों में कमी विषय पर एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज इस श्रृंखला के अंतर्गत आंधी और बिजली के बारे में पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए जलीय और मौसमी संबंधी जोखिमों में कमी लाने के उपायों पर प्रकाश डाला। बंबई और उसके आसपास के जिलों में भारी वर्षा जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है और निचले क्षेत्रों में रेल स्टेशनों में जल भराव के कारण कई घटनाएं भी हुई हैं। दादर, गिरगांव, माहेम, भायखला और अंधेरी में जल भराव की खबर है, जबकि आंशिक रूप से रेल सेवाएं अभी भी स्थगित हैं। इससे आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्मियों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थिति की समीक्षा की और शहर के महानगर पालिका प्रमुख को सलाह दी कि वो जल भराव और पेड़ों के गिरने की समस्या का अतिशीघ्र उपाय करें। उन्होंने पुलिसकर्मियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेल और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों से कहा है कि वो प्रशासन के साथ सहयोग से स्थिति का समाधान करें। मुंबई के आईएमडी के उप महानिदेशक श्री के.एस. होशालीकर ने बताया है कि 7 अगस्त के बाद ही बारिश की गतिविधि कुछ कम हो सकती है और तब तक उन्होंने नागरिकों से अपने घरों में रहने का ही अनुरोध किया है। इसी बीच राज्य के आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों ने बाढ़ के कारण रायगढ़ जिले में फंसे लगभग 70 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। मूसलाधार बारिश के चलते राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसीलिए रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा, सिंधुदुर्ग, सांगली और कोल्हापुर जिलों में नदी घाटियों के पास रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 29 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और तेज वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या 1-2 बार बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहने, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी आमतौर पर आसमान साफ रहने, लेकिन शाम या रात के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कहा है कि वो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच करे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की बिहार सरकार की मांग स्वीकार कर ली है। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी मामले की जांच के लिए तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने निवास पर मृत पाए गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर सामूहिक संकल्प शक्ति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। कहा, श्री राम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं। अयोध्या वासियों सहित समस्त देशवासियों ने इस अवसर को उत्सव की तरह मनाया। पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वहां विकास हुआ है और लोगों में सुरक्षा तथा विश्वास की भावना में वृद्धि हुई है। देश में कोविड से एक दिन में 51,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं और मुंबई में तेज बारिश के कारण शहर में रेड अलर्ट। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।